नमस्ते परिवार। आज मैं आपसे केओस अंडर हेवन, ट्रम्प जी एंड द बैटल फॉर द 21st सेंचुरी नामक पुस्तक के बारे में बात करना चाहती हूँ। इस पुस्तक को जॉश रोगन ने लिखा है। वे वॉशिंगटन डीसी में राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों को कवर करने वाले एक रेयर अनकॉम्प्रोमाइज्ड पत्रकार हैं। पुस्तक में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति जी पिंग के बीच उतार चढ़ाव और उसने अमेरिका को कैसे प्रभावित किया, इसके बारे में गहराई से बताया गया है। हालांकि आज मैं इस पुस्तक के केवल कोविड भाग पर ध्यान केंद्रित करूंगी। लेखक जॉश रोगन ने निर्भीकता से वर्णन किया है कि वॉशिंगटन डीसी में पर्दे के पीछे क्या गहरी पॉलिटिक्स चल रही थी जब कोरोना वायरस ने अमेरिका पे हमला किया। लेखक साझा करते हैं कि भले ही मार्च अंत 2020 से हर कोई कोरोना वायरस के डर से फंस गया था, लेकिन किसी भी बातचीत में वायरस की उत्पत्ति पर कोई बात नहीं हो रही थी। हम सभी समझते हैं कि कोविड संकट को हल करने में एक महत्वपूर्ण हिस्सा उसकी उत्पत्ति है, और क्योंकि वायरस को रोकने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि ये आखिर शुरू कैसे हुआ। यह महत्वपूर्ण अनआंसर्ड प्रश्न है जिसने लेखक को इस जांच के लिए प्रेरित किया, जिससे इस किताब का जन्म हुआ। लगभग शुरू से ही जो कोई भी कोरोना वायरस की उत्पत्ति के बारे में सवाल उठाता था उसे असंवेदनशील लेबल कर दिया जाता था। लेखक ने बताया है कि शुरू से ही चीनी सरकार वायरस के ओरिजिन पर किसी भी जांच पड़ताल समझ को दबाने में अडिग थी। चीनी सरकार ने अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट को धमकी दी थी कि अगर वे मूल या ओरिजिन ऑफ वायरस के बारे में बात करेंगे तो चीन मास्क, पीपीई किट और कई ऐसी जरूरी चीजें नहीं भेजेगा जिनके लिए अमेरिका पूरी तरह से चीन पर निर्भर है और उसके पास उसका कोई मैन्युफैक्चरिंग आधार नहीं है। एक निर्विवाद तथ्य यह भी है कि पहला प्रकोप वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और वुहान सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के बहुत करीब हुआ था। ये लैब बेहद खतरनाक गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च कर रही थी। गेन ऑफ फंक्शन अनुसंधान एक रिसर्च है जो सीरियल पैसेजिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में काम करता है, उसकी ट्रांसमिटेबिलिटी, वायरुलेंस को बढ़ाने के लिए बाय अप्लाइंग सेलेक्टिव प्रेशर टू अ कल्चर। वैज्ञानिक दुनिया भर के दूर दराज के जंगली इलाकों में रहने वाले वायरस को इकट्ठा करते हैं, उन्हें विभिन्न प्रयोगशालाओं में ले जाते हैं और वायरस पे भारी प्रयोग करते हैं ताकि यह अध्ययन किया जा सके कि यह वायरस कितने खतरनाक बन सकते हैं। वे पिछले 15 साल से ये कर रहे हैं। यह अमेरिकी सरकार द्वारा अमेरिकन टैक्स पेयर्स के पैसे से वित्त पोषित $200 मिलियन का प्रोग्राम है। ओबामा प्रशासन ने इस खतरनाक अध्ययन पर रोक लगा दी थी। हर साल कम से कम एक वायरस किसी न किसी लैब से लीक होता है। और वुहान में वे वास्तव में क्या शोध कर रहे थे कि चिमगादड़ कोरोना वायरस कैसे अधिक वायरुलेंट हो सकता है और विशेष रूप से मानव फेफड़ों के प्रति कैसे अधिक संक्रामक हो सकता है। जब पहला प्रकोप होता है ठीक वही लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही लेखक को अमेरिकी डिप्लोमैट्स द्वारा लिखे गए केबल मिले जो 2 साल पहले वुहान लैब गए थे। उन केबल्स में अमेरिकी डिप्लोमैट्स ने अमेरिकी सरकार को चेताया था कि वुहान लैब में सुरक्षा के गंभीर मुद्दे थे और लैब को सही तरीके से संचालित नहीं किया जा रहा था। वुहान लैब में संसाधनों और कर्मचारियों की कमी थी और खतरनाक सुरक्षा मुद्दों को सुलझाने के लिए तकनीकी मदद की जरूरत थी। इन डिप्लोमैट्स ने चिमगादड़ों के कोरोना वायरस पर इस गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के बारे में भी विशेष रूप से चेतावनी दी थी। इसलिए महामारी की एक प्रामाणिक चेतावनी अमेरिकी सरकार को प्रकोप से 2 साल पहले मिल चुकी थी, लेकिन उन्होंने इसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं किया और चेतावनी वाले केबलों को भुला दिया गया। इन केबल्स को पुस्तक में साझा किया गया है।
अनुसंधान में शामिल वैज्ञानिक समुदाय ने प्रयोगशाला रिसाव या लैब लीक सिद्धांत को खारिज करने के लिए पूरी कोशिश की। लैब लीक थ्योरी के बारे में बात करने वाले वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को बहुत जल्दी से कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट और रेसिस्ट करार कर दिया जाता था और फिर उन्हें कैंसिल कर दिया जाता था। उदाहरण के रूप में रॉबर्ट रेडफील्ड एक हाईली प्रोफेशनल वायरोलॉजिस्ट हैं। प्रकोप के समय वो अमेरिका में रोग नियंत्रण केंद्र या सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के प्रमुख थे। उन्होंने रिकॉर्ड पे कहा कि उन्होंने वायरस का अध्ययन किया था और यह निश्चित रूप से एक प्रयोगशाला में निर्मित किया गया वायरस था। उन्हें रेसिस्ट कहा गया और उन्होंने अपनी नौकरी खो दी। जब ओबामा प्रशासन के तहत अमेरिका में गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च को रोक दिया गया था तो इसे बड़ी चतुराई से इको हेल्थ अलायंस नामक ऑर्गेनाइजेशन को आउटसोर्स कर दिया गया। अमेरिकी टैक्स पेयर्स का पैसा एक थर्ड पार्टी यानी इको हेल्थ अलायंस के माध्यम से वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को फनल किया गया। पीटर डैसिक इको हेल्थ अलायंस चलाते हैं। हैरानी की बात यह है कि जब WHO ने कोरोना वायरस के कारणों की जांच शुरू की तो उन्होंने इसके लिए इसी पीटर डैसिक को हायर किया। अमेरिकी सांसद WHO की जांच टीम में अपने कुछ सदस्यों को इंक्लूड करना चाहते थे, लेकिन चीन ने वीटो कर दिया और केवल एक अमेरिकी सदस्य पीटर डैसिक को अनुमति दी। पीटर डैसिक का पूरा करियर गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च पे आधारित है। पीटर डैसिक का इको हेल्थ अलायंस एक्टिवली वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ काम कर रहा था और काम कर रहा है। मगर कृपया समझें कि जांच को पटरी से उतारना महत्वपूर्ण था। $200 मिलियन मूल्य के खतरनाक अध्ययनों पर टिके हुए वैज्ञानिकों के पूरे समुदाय के भविष्य की भलाई अध्ययनों के बंद न होने पे निर्भर थी। तो क्या हम हैरान हैं कि वुहान से सभी प्रासंगिक डेटा अचानक गायब हो गया और अमेरिका में इन्वेस्टिगेशंस में शुरू से ही रोड़े डाले जा रहे हैं? ट्रंप प्रशासन ने जानकारी साझा की थी कि एक वुहान लैब में अक्टूबर 2019 में रहस्यमय रूप से बीमार शोधकर्ता थे। नंबर 2, उसी प्रयोगशाला में कुछ अज्ञात कोरोना वायरस अनुसंधान किए जा रहे थे जिसकी कोई जानकारी यूएस को नहीं दी जा रही थी। और नंबर 3, वहां सैन्य कार्य भी चल रहा था। बाइडेन प्रशासन इससे सहमत था, लेकिन रिपोर्ट को साझा आज तक नहीं किया गया है। अब याद करते हैं कि इस गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के सबसे बिग बॉस कौन है? डॉक्टर एंथनी फाउची। वो अथॉरिटी हैं जो अनुदान देते हैं, वैज्ञानिकों की नियुक्ति करते हैं और मूल रूप से $200 मिलियन के वितरण के लिए पूरी तरह से इंचार्ज हैं। साथ ही अरबों डॉलर के फार्मा उद्योग में उनकी कुल मिलाकर बहुत बड़ी पकड़ है। इसलिए जब जांच शुरू हुई तो वैज्ञानिक ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहते थे जो फाउची के नैरेटिव के साथ मैच ना करता हो। याद रखें कि ओबामा प्रशासन ने इस अध्ययन पर विराम लगा दिया था। फिर यह शुरू कैसे हुआ? ट्रंप प्रशासन में रहने वाले कंफ्यूजन में इसे पटरी पर लाने के लिए फाउची रिस्पॉन्सिबल हैं। वे अमेरिका के लिए महामारी के प्रमुख विशेषज्ञ और सलाहकार हैं। 2011 में डॉक्टर एंथनी फाउची ने वॉशिंगटन पोस्ट में ओपिनियन पीस लिखा था जहां उन्होंने गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि इस तरह के अध्ययन भारी जोखिम लेने लायक हैं। कृपया याद रखें कि हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं कि इन खतरनाक अध्ययनों ने किसी तरह से भी मानवता की मदद की है। इस खतरनाक एक्सपेंसिव कार्यक्रम को जारी रखने के बावजूद इसने ना कोई एपिडेमिक की प्रेडिक्शन की और ना ही महामारी से बचाव का कोई रास्ता जल्दी निकाला। सबसे बुरी बात यह है
कि यह गेन ऑफ फंक्शन अध्ययन दुनिया भर में इस दुखद कोरोना वायरस के प्रकोप का मेन कारण हो सकता है। कृपया याद रखें कि सार्स mRNA वैक्सीन यूएस डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने विकसित की थी। वैसे भी कई वैज्ञानिकों का मानना है कि वायरस इतनी जल्दी बदलते हैं कि अभी जो अध्ययन किया जा रहा है वो जल्द ही पुराना पड़ जाएगा। वहाँ mRNA लंबी अवधि के लिए एक बेहतर विचार प्रतीत होता है। यह महंगा मानवता विरोधी अध्ययन करने के बजाय यह एक बेहतर विचार होगा कि उन क्षेत्रों में निगरानी पर पैसा खर्च करें जहां इस तरह के प्रकोप होने की संभावना है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि हम कभी भी कोरोना वायरस की उत्पत्ति के बारे में सच्चाई को नहीं जान पाएंगे। हालांकि इस किताब में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन साझा की गई सभी जानकारी यह साबित करती है कि कोरोना वायरस एक लैब निर्मित वायरस है जो संभवतः वुहान से लीक हुआ है। एक तार्किक कदम ऐसे खतरनाक अध्ययनों को तब तक बंद करना होगा जब तक कि मानवता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गहन जांच नहीं की जाती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के साथ आज क्या हो रहा है? जबकि मौत और विनाश का नृत्य हमारी दुनिया को आज भी तबाह कर रहा है। अब इसी गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के बजट में 6 गुना बढ़ोतरी हो गई है और अब ये $1.2 बिलियन का कर दिया गया है, जिसे द ग्लोबल वायरोम प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य पूरी दुनिया से सभी प्रकार के वायरस एकत्रित करना है। दुनिया भर से $200 मिलियन के बजट ने मानवता को घुटनों पर ला दिया। अभी हम सब इस लैब मैन्युफैक्चर्ड प्रकोप से बुरी तरीके से जूझ रहे हैं। ये सब क्या कम था जो अब गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च का बजट 6 गुना बढ़ा दिया गया है। और वायरस और लीक्स और खतरनाक रिसर्च और रिस्क। निराशावादी होने के लिए क्षमा करें, लेकिन मुझे क्षितिज पर कोई खुशी का दिन नहीं दिख रहा। जब तक ये गेन ऑफ फंक्शन शोध पूरी तरह से बंद नहीं हो जाता, हम सुरक्षित नहीं हैं। और फार्मा उद्योग, वैज्ञानिक, अमेरिका और चीनी राजनेता इसे और मजबूत करने के लिए अड़े प्रतीत होते हैं। आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है कि हम अपनी आंतरिक शक्ति का निर्माण करें। हमें आयुर्वेद और अपने शास्त्रों के ज्ञान के साथ अपनी जड़ों से वापस जुड़ने की जरूरत है। एक स्वस्थ मन और शरीर कई कठिनाइयों का सामना कर सकता है, और जब एलोपैथिक फार्मा उद्योग हमारी कमजोरी से क्रूरता से लाभ उठाने के लिए दृढ़ प्रतीत होता है, तो हमारा एकमात्र रास्ता अपनी जड़ों से जुड़ना और खुद का निर्माण करना है। सुनने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे जल्द फिर मिलूंगी।